अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन अब ये आता है कि ज्योमेट्री वर्ड तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ज्योमेट्री का कुछ ना कुछ नो हाउ आप लोगों को होगी भी, लेकिन ये प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होती है और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये क्या चीज़ लिखी हुई, इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में मैं पहले बता दूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री, उसके अंदर हम लोग ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं और यूनिट 7 में आप लोगों को उन तमाम शेप्स में से सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में बताएंगे कि एनालिटिक ज्योमेट्री, इसको आप ऐसे समझो कि ज्योमेट्री को एक तो भाई आपकी स्कूल वाली है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी ना, स्कूल वाली ज्योमेट्री जिसको हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं, सही। वो एक आपकी स्कूल वाली ज्योमेट्री हो गई और एक ये इसके अलावा भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन अभी समझो इसकी बहुत सारी टाइप्स में से एक ये है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री जो आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री। ओके, अब इस प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा होती है सर्कल्स, एलिप्स, ईटीसी। ये सारे आप लोगों के सिलेबस में आप लोग अभी जाके पढ़ेंगे। तो प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री में हम लोग इस चैप्टर में यूनिट 7 में स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे, बाकी की हम बात बाद में करेंगे जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम ये जो स्टडी कर रहे हैं, ये जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं जिसको हम लोग प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री कह रहे हैं, इस चैप्टर को हम लोग इसमें जो प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो मैंने आप लोगों को एक ज्योमेट्री बताया, ज्योमेट्री की एक टाइप है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री। तो प्लेन में हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने मैथ्स में शायद नंबर्स पढ़े होंगे। एक नंबर होता है, सेट ऑफ नंबर्स होता है रियल लाइन। तो रियल लाइन की अगर रियल लाइन को मैं ड्रॉ करूँ तो रियल लाइन को मैं कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एक लाइन है, सोचो ये चलती चले आ रही है, वो दुनिया के आखिरी सिरे से निकल गई। ये भी लाइन चलते चले आ रही है, वो जुपिटर, मार्स सबको क्रॉस करते हुए, मतलब इसकी कोई हद नहीं है, दोनों तरफ से इस लाइन की कोई हद नहीं है। इसको तो रियल लाइन इसको कब कहते हैं, जब इसका एक सेंटर पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं 0, फिर कुछ फासले पे 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे सारे नंबर हम लोग छाप देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन सारे नंबर हम लिखते चले आते हैं और इनके बीच वाले भी सारे नंबर आ रहे होते हैं, जैसे 0 के बाद 0.11, 0.12 और फिर √2, मतलब जितने पॉसिबल नंबर्स हैं आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो सारे इस रियल लाइन पर आ रहे होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ज्योमेट्री से रियल लाइन का क्या ताल्लुक है ना। एक रियल लाइन को हम चाहें तो एक सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन जो है इसकी ज्योमेट्री है। तो ये रियल लाइन है हमारे पास जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल लाइन है, यानी इस पर हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँ इस लाइन के साथ कि एक लाइन में यूँ कर लिखूँ, यूँ बनाओ रियल लाइन, और एक लाइन में इसके बिल्कुल ऐसे बनाओ जो बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन आ रही हो। मेरे पास शायद थोड़ी टेढ़ी बने, लेकिन आप लोग सोचिएगा ये एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रही है येलो लाइन इस रेड लाइन से, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ y एक्सिस, इसको मैं बोलता हूँ x एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं बोल रहा हूँ x एक्सिस, इस वर्टिकल वाली रियल लाइन को मैं बोल रहा हूँ y एक्सिस। तो ये इससे मेरे पास क्या हुआ, ये जो एक मेरे पास इस चीज़ में मैं जिस चीज़ को स्टडी करूँगा इसको मैं बोलता हूँ प्लेन, मैथ में बोलता हूँ प्लेन। और ये हमारे पास एक r था और ये एक r था, तो मैं इसलिए इसको R2 भी बोलता हूँ, यानी इसमें दो एक r यहाँ पे आ रहा है, एक रियल लाइन यहाँ पर आ रही है, तो इसको R2 भी कहते हैं मैथमेटिक्स में प्लेन के। तो इसको मैं प्लेन बोलता हूँ। अब इस प्लेन पर मैं स्टडी करूँगा ज्योमेट्री शेप्स को। तो इस पर शेप्स कैसी होती है मुझे पता है, इसमें हर एक नंबर जो है
कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं हम। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट होगा, यहाँ पर पहली वाली वैल्यू x कहलाएगी, कॉमा सेकंड वाली y, जिसमें x को हम क्या कहते हैं, f सीसा पिलाई हुई दीवार, और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, साथ ही इसका, ठीक है। और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, x y को मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, सही है। x f सीसा हो गया, y हमारा ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो इसका हर एक पॉइंट हमारे पास मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो इस पर तमाम पॉइंट्स पे अगर मैं पेंसिल पॉइंट्स पे अगर मैं पेंसिल फेर दूँ तो मुझे कोई ना कोई शेप मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे फेर दिया तो मुझे सर्कल मिल जाएगा, अगर ऐसे फेर दिया तो मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा। अब सपोज़ करिए डॉट आपके पास बहुत बार बने हुए थे, आपने उस पर से पेंसिल फेर दी, कोई भी आपको शेप मिल जाएगी। तो यानी मेरे पास कोई भी चीज़ होगी, अब वो पॉइंट्स की फॉर्म में होगी, कोई भी शेप होगी मेरे पास पॉइंट्स की फॉर्म में होगी। और जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ पॉइंट्स की फॉर्म में होती है ना, तो उस पर मैं अलजेब्रा अप्लाई कर सकता हूँ। तो अलजेब्रा जब मैं उस पर अप्लाई करूँगा तो वो एनालिटिक ज्योमेट्री बन जाती है। एनालिटिक क्या बन जाती है, एनालिटिक ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होती है, आसान अल्फाज में स्टडी ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। बस आप कोई भी पूछे कि एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है, तो आप ये बोल दो ज्योमेट्री विच इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, इट्स कॉल्ड एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है। हम इसको शेप्स की स्टडी करते हैं, लेकिन कैसे स्टडी करते हैं, किसी न किसी अलजेब्रा के थ्रू स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये मकसद था इस चैप्टर का, आपको नाम समझ में आना चाहिए, आपको पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं, वरना आप कन्फ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते कि किस चीज़ का है। तो जहाँ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो तो आपका जो दिमाग है इंस्टेंटली इस चैप्टर पे आना चाहिए, ताकि आपको फार्मूला रिकॉल करने में आसानी हो। अब इस चैप्टर में हम लोग अभी जो है 7.1 पे फोकस कर रहे हैं। तो 7.1 में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, तो हमेशा जब पेपर की तैयारी करने बैठो ना, तो चैप्टर वाइज जब तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी पहले ये देखना पेपर में यूनिट्स कौन से इंपॉर्टेंट, उन यूनिट के कौन से एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज लिखने के बाद क्या करना है, एक समरी टाइप की लिख लेना कि आप लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से लिख देना, बुक की तरतीब भी इसी तरह की कुछ ना कुछ होगी। तो आप लोग इसमें पढ़ोगे डिस्टेंस फार्मूला, अपने पास नोट करते जाओ इसको ताकि तुम लोगों को याद रहे। डिस्टेंस फार्मूला ऑफलाइन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे इंटरनल डिवीजन, पढ़ोगे क्या होती है लाइन की, ठीक है। इंटरनल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप पढ़ोगे, ठीक है, चाहो तो लिख देना आगे। फिर एक्सटर्नल डिवीजन एक्चुअली साथ ही पढ़ा देंगे दोनों, इसका तक कोई मसला नहीं है, ओके। एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन है तो वही फार्मूला अप्लाई करना, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ डिवीजन लिखा है तो हमेशा इंटरनल डिवीजन अप्लाई करना है, ठीक है। उससे सॉल्व करना आसानी हो जाती है, क्वेश्चन स्टूडेंट्स को इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। फिर एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज करनी है 7.1, और इससे हमारे पास पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो 7.1 से भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इंशाल्लाह इसमें से आएंगे आपके, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। 7.1 कर ली तो पूरा चैप्टर आप लोगों को ईजी लगेगा। एक से 2 तो लाजमी आएंगे इस चैप्टर में से, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो जैसा मैंने सबसे पहले बताया, डिस्टेंस फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस। तो देखो मैंने कहा था आप लोगों को इस पूरे एनालिटिक ज्योमेट्री में हम लोग हर चीज़ इस प्लेन में पढ़ेंगे। तो जब भी मैं प्लेन बोलूँ
तो तुम लोग ये वाले फिगर अपने ध्यान में ले आना। अब ये प्लेन वो जहाज़ वाला प्लेन नहीं है, लेकिन जहाज़ की भी शेप इसी तरह की होती है, तो शायद हो सकता है इसी वजह से उसको नाम प्लेन दे दिया। तो मैथमेटिक्स में ये इससे हमारे ये जो शेप मिलती है इसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम R2 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ y वैल्यूज़ होती हैं। अब तुम्हें पता है यहाँ 1 2 3 इस तरह से नंबर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। मैट्रिक में आप लोगों ने ग्राफ की प्लॉटिंग की होगी ना, ठीक है। तो सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है, ये 2 और यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 2,1। और सिमिलरली यहाँ से मेरे पास एक नंबर है, ये 4 से जाते हुए यहाँ पर कहीं आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास पॉइंट 4,5। तो इस प्लेन में अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो उनके दरमियान का फासला मैं कैसे निकालूंगा? इनके दरमियान का ये जो ब्लू लाइन है, इनके लाइन का डिस्टेंस है ना, तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? ये मेरा सवाल है पहला। तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ और फिर मैं जल्दी से इसको ड्राइव भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो बड़ा आसान होता है। सपोज़ करें इसको मैं बोल रहा हूँ A, इसको मैं बोल रहा हूँ B, तो यानी मुझे पॉइंट A से B तक का फासला फाइंड करना है मैथ्स में। तो मैथ्स में मुझे पता है जब भी मुझे नोटेशनली तौर पे लिखना होता है A से B तक का फासला, तो मैं लिखता हूँ A से B तक का फासला। लेकिन मैथमेटिशियन को कैसे पता चलेगा कि मैं फासला लिख रहा हूँ? तो मैं ऐसे 2 खड़े डंडे लगाऊंगा और एक यहाँ लगा दूंगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा मैं A से B तक का डिस्टेंस फार्मूला पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इक्वल होता है रूट ऑफ, अच्छा तो सपोज़ करो ये मेरे पास x1 y1 थे, क्योंकि हमें पता है ना इसके हर वैल्यू x y के फॉर्म में होगी, और ये मेरे पास x2 y2 थे, ठीक है। मैं इसको साफ़ सुथरा लिख देता हूँ डिफरेंट कलर से किसी, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये मेरे पास थे x1, मतलब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 2 1 को x1 y1, और इसको मैंने बोल दिया x2 y2, ठीक है। तो मुझे यानी A से B तक का फासला निकालने के लिए मुझे x1 y1 से x2 y2 तक का फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसका फार्मूला होता है रूट ऑफ, जितने भी मेरी x वैल्यूज़ हैं सेकंड वाली, उसमें से फर्स्ट वाली x वैल्यू को माइनस कर दूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस फिर y पे भी ऐसे करूँगा, सेकंड वाली y वैल्यू को फर्स्ट वाली से माइनस कर दूंगा, उसको स्क्वायर कर दूंगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या मेरे पास क्या होता है, मैं ऐसा एक दो दफ़ा रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, फिर प्लस डिस्टेंस हो रही है ना, तो कुछ ऐड हो रहा होगा कुछ ना कुछ, प्लस देन y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर से सुन लो, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। 2-3 दफ़ा इस पर कोई गाना वाना शाना बना के तुम लोगों को याद हो जाता है ना, तो इस तरह से बोल देना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमने ड्राइव कैसे किया, चलो हम इसकी एक छोटी सी जल्दी से डेरिवेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा जूम करके बनाना पड़ेगा ग्राफ को। तो सपोज़ करिए मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। अब इस पर मैं आसानी के लिए इधर 2 पॉइंट ले रहा हूँ, लेकिन लाइन कहीं पे, पॉइंट हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हम इधर कहीं पे भी ले सकते हैं, इसे आसानी के लिए मैंने इधर 2 पॉइंट्स ले लिए। सपोज़ करो ये ग्रीन लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जनरलाइज वैल्यू लिखते हैं ना, नंबर थोड़ी लिखेंगे। तो इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1, क्योंकि फार्मूला जो है हम जनरलाइज वे में ड्राइव करते हैं। अगर नंबर लिख के ड्राइव करेंगे तो वो तो सिर्फ उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ड्राइव हो जाएगा। ये एक काम करता हूँ मैं, तुम लोगों को ऐसे समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, मैं थोड़ा इसको इस तरह से बनाता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। एक पॉइंट मैं इधर ले लेता हूँ और एक पॉइंट में थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देखो x1 y1 से लेके x2 y2 पे ये वाला फासला फाइंड करना है मुझे। तो देखो ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है, पहले ये सोचो। ये वाले पॉइंट का मतलब है
कि मैं यहाँ से इस जगह से ये जो फासला होगा, यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस चला, यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस चला और यहाँ से मैं वाई डिस्टेंस चला, तो मैं यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ से मैं x1 चला, ठीक है, और x1 से मैं यहाँ पे आने के लिए मैं y1 डिस्टेंस मूव हुआ फिर, तो मैं ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये x1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0 से मैं यहाँ पे जाने के लिए मैं चलाऊँगा x2, और यहाँ से मैं कितना चलाऊँगा y2, तो तब जाके मैं इधर पहुँचा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, येलो से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया x1 का, ठीक है, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया y1 का। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास ये डिस्टेंस हो गया x2 का, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा y2 का, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रायंगल मैं कुछ इस तरह का बनाता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन मेरे पास क्या हो जाएगी, ये लाइन मेरे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी ना, कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो मुझे देखो ये फासला मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक का फासला मेरे पास है y2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फासला मेरे पास है y2, जिसमें से ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास y1 है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से पता है y1 है। तो जो सिर्फ इतना फासला होगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला मेरे पास हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको तुम लोगों को समझाने के लिए मैं इधर एक दफ़ा बना देता हूँ। तो जब ये सारे फासले मैं कर लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, और ये पॉइंट मेरे पास था x2 y2। इसी को मैं जूम करके इधर तो मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ये तुम लोग समझो इधर ही, इसको मैं जूम करके इधर दिखा रहा हूँ। ये है मेरे पास x2, तो ग्रीन से लिखना है, ये हो जाएगा x2 y2, और ये मेरे पास यही ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, और ये हो जाएगा x1 y1, ये पार्ट। अब मुझे बताओ, मुझे ये वाला सपोज करो साइड फाइंड करनी है, और मुझे ये वाली साइड की लेंथ पता है, ये वाली साइड की लेंथ पता है। ये वाली साइड की लेंथ मैंने अभी यहाँ पे बताई कि कैसा आएगा, वीडियो को वापस देख लेना, पीछे से समझ आ जाएगा, बार बार देख लेना। y2 माइनस y1 है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन 2-3 दफ़ा जब देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। ये पॉइंट डिस्टेंस है x2 माइनस x1, तो मुझे पता है। और ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी मुझे 2 साइड्स पता हो ट्रायंगल की और तीसरी साइड फाइंड करना, तो मुझे एक कहानी याद आ जाती है। कहानी क्या थी कि मैं एक दफ़ा एक रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तो मुझे एक पेड़ नज़र आया। पेड़ के नीचे एक बहुत ज़ईफ़ आदमी बैठा होता, ज़ईफ़ सा आदमी बैठा होता यहाँ पे कहीं। मैं उसके पास गया, उसने मुझसे बोला, बच्चे, ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और उसकी 2 साइड तुम्हें गिवन हो, उस राइट एंगल साइड की 2 साइड गिवन हो, और तुम्हें तीसरी साइड फाइंड करनी हो। देखो मुझे 2 साइड गिवन है और तीसरी साइड फाइंड करनी है, वो कोई भी हो सकती थी, हो सकता था मुझे दोनों गिवन हो, ये फाइंड करनी हो, ये दोनों गिवन हो और ये फाइंड करनी हो, लेकिन इधर ये वाली फाइंड करनी है। तो जब भी 2 साइड फाइंड करनी हो, तो पहली कंडीशन क्या आती है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो। दूसरी कंडीशन क्या हो, 2 साइड गिवन हो और एक फाइंड करनी हो। तो तुम एक फॉर्मूला याद कर लेना, वो फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अंकल ने मुझे बताया कि तुम पाइथागोरस थ्योरम याद कर लेना। तो मैंने बोला ये थ्योरम क्यों याद कर लेना, तो उन्होंने बोला मैंने बनाया क्योंकि मैं हूँ पाइथागोरस। तो अंकल का मुझे इत्तेफाक से पाइथागोरस भैया ही मिल गए थे, उन्होंने बोला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना जब भी राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे जहन में आए। तो ज़िंदगी में जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए तो हमेशा इस थ्योरम को लाजमी याद रखना। तो ये क्या कहता है कि ये वाले जो हाइपोटेन्यूज है,
इसका जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है इसके स्क्वायर के जमा इसके स्क्वायर के। तो ये ग्रीन वाले का मैं मुझे फाइंड करना है, इसको सपोज करो मैं बोल देता हूँ एक्स, तो यानी मुझे एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर के जमा y2 माइनस y1 के स्क्वायर के। अब मुझे x चाहिए, तो ये स्क्वायर क्या आएगा कि तो मुझे तना छोड़ दे, एक्स स्क्वायर से क्या आएगा, मुझे तना छोड़ दो तो हम स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमें x फाइंड करना है, और x बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक का फासला। तो अगर मैं इसको a बोल दूँ और इस पॉइंट को मैं b बोल दूँ, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, और x हमारे पास बेसिकली क्या है, a से लेके b तक का फासला है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूले को हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें प्लेन पे दो पॉइंट दिए हुए हो और उनका फासला फाइंड करना हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो मुझे ये वाला फार्मूला याद रखना है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब सेकंड चीज़ मुझे क्या याद रखनी है इस चैप्टर में, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला। अब सेकंड चीज़ हमें क्या याद रखनी है इस चैप्टर में, अब जो सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है प्लेन में, मैं ये पॉइंट कहीं पे भी बनाऊँ, अब मैं बार बार प्लेन नहीं बनाऊंगा, आप लोग अज्यूम करना कि ये प्लेन में ही बने हुए, ठीक है। तो अगर सपोज करो प्लेन में कोई एक पॉइंट था ए, जिस जो है x1 y1, हमेशा हम एक पॉइंट को x1 y1 और सेकंड को x2 y2 कहेंगे, ठीक है। तो x2 y2 अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है ए से लेके बी तक, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन गिवन है, क्योंकि हमने चैप्टर का नाम ही स्ट्रेट लाइन है, तो हम स्ट्रेट लाइन पर ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, ठीक है। और हमें ये कहेगा कि इन दोनों के दरमियान में भी तो कोई ना कोई पॉइंट आ रहा होगा जो इन दोनों को इक्वल पॉइंट में डिवाइड करे। ऐसा पॉइंट बताओ जो ए और बी को इक्वल पॉइंट में डिवाइड करे, यानी अगर ये दो है तो ये भी दो है, इसका साइज़ 3 है तो इसका साइज़ भी 3 है, इसका साइड 4 है, इसका साइड भी 4 हो, तो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको मैं बोल देता हूँ m, ठीक है। तो इसमें x और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, तो इनकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला ये कहता है कि इनके तुम्हें अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, हाँ वो कहता है अगर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने यानी मैं x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कह रहे ये वाला x की वैल्यू, जो ये रेड वाला x मैंने लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करो, ये जो दो पॉइंट है ना, इनके x1 और x2, इनकी जो x वैल्यूज़ है इसका एवरेज ले लो। तो एवरेज कैसे लेते हैं, 2 नंबर का, अगर 2 नंबर होते हैं तो हम 2 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा x वैल्यू इसी तरह निकालेंगे, और y वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y वैल्यूज़ का एवरेज ले लेंगे। तो जैसे हम एवरेज लेंगे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हम लोग हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालेंगे, हमेशा x और y कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट के लिए हम लोग x को ऐसे निकालेंगे, y को ऐसे। लेकिन इसको लिखने की एक तरीका होता है कि हमेशा मिड पॉइंट को, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हमेशा मिड पॉइंट जब भी आए ना, तो हमेशा उसको सेंटर को हम लोग बोलते हैं ना c, तो ये याद रखना कि बुक में ये नोटेशन दी हुई है, हम लोग लिखेंगे CXY, फिर लिखेंगे c, ठीक है। c लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, CXY हम क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा x और y वैल्यू आएगी ना, ठीक है। हमें पता है हमारी x वैल्यू किसके इक्वल है, इनके एवरेज की। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से, अगर 2 नंबर होते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नंबर होते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, 4 होते हैं तो 4 से, तो यहाँ 2 हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है।
मिड पॉइंट फार्मूला हो गया हमारा, डिस्टेंस फार्मूला भी हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम इंटरनल डिवीजन देख लेते हैं कि क्या होती है। इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि ये कोई इंटरनल वैसा इंटरनल नहीं है कि ऑर्गन्स किसी चीज़ के कट के अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन इंटरनली डिवाइड होगी। अब देखो, अभी मैंने लाइन पॉइंट अभी मिड पे लिया था ना, लेकिन वो पॉइंट ज़रूरी तो नहीं है ना मिड पर हो, वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। अब मैंने कहा था मिड अगर होगा तो क्या होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 3 होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मिड पार्ट। लेकिन इंटरनल डिवीजन क्या करता है, लाइंस को डिफरेंट पार्ट पे डिवाइड करता है। तो ज़रूरी थोड़े मैं मिड में लूँ, मैं इधर कहीं ले लेता हूँ। मैं बोलते हैं एक लाइन है जो इधर कहीं डिवाइड कर रही है, अब बराबर नहीं है, हिस्सों में नहीं है, ये जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही। इस पार्ट को मैं एम कह रहा हूँ, इस पार्ट को मैं एन कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको मैं एन कह रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसको एम कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास था ए, ये था बी, ये भाई x2 y2 है, और ये मेरे पास क्या होगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए x1 y1, ठीक है। और m और n क्या है, ये वो रेशो है जिस पर ये मिड पॉइंट इस लाइन ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। m और n क्या है, फिर से सुन लो। सपोज करो ये पॉइंट मेरे पास p है, तो ये p क्या कर रहा है, लाइन a से लेके b तक जो लाइन है, p पॉइंट क्या कर रहा है, ये p पॉइंट क्या कर रहा है, ये p, इसको गौर से देखो, ये p पॉइंट क्या कर रहा है, ये a से लेके b तक की जो लाइन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब 2 हिस्सों में तो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या वो दोनों इक्वल हैं, वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये p मिड पॉइंट होता, इंटरनल डिवीजन नहीं होती। अगर वो मिड पॉइंट पे नहीं है, उससे आगे पीछे कहीं पे भी है, मैंने लेफ़्ट पे ले लिया, अब राइट पे भी ले सकते हो, तो वो किसी ना किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। मैथ्स में उन रेशो का हम mn कह देते हैं, n1 n2 कह देते हैं, m1 m2 कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। मैंने mn कह दिया। तो ये पॉइंट p क्या कर रहा है, मैं इसको मैथ में क्या सोचोगे, पॉइंट p लाइन ए बी को रेशो mn में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट p लाइन ए बी को रेशो mn में डिवाइड कर रहा है। अब वो इसी तरह खेलेगा तुमसे पेपर में, वो कभी तुम्हें रेशो दे देगा, बोलेगा पॉइंट p फाइंड करो, कभी तुम्हें ए और बी में से एक पॉइंट दे देगा, अब बाकी ये तीनों चीज़ें दे देगा, फिर बोलेगा बी फाइंड करो, फिर कभी बी दे देगा, ये चीज़ें दे बोलेगा ए फाइंड करो। इसी तरह पेपर में खेलेगा, इसी फॉर्मूले पे। तो अब इसी तरह का कुछ ध्यान में रखना कि जब भी कोई लाइन आ रही होगी और उसकी डिवीजन हो रही होगी, अगर मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो मिड पॉइंट मेंशन होगा, फिर वो तुम्हें लगाना पड़ेगा। इक्वल पार्ट्स का में डिवाइड करने का आ रहा है तो फिर वो मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर इक्वल पार्ट्स नहीं है, सिर्फ डिवीजन लिखा हुआ है, तो हमेशा इंटरनल डिवीजन ही लिखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट P है, ये भी तो प्लेन में ही होगा ना, मैंने कहा था अब इस लाइन को तुम लोग अज्यूम करना है, मैंने कहीं प्लेन में ही बनाई है, बार बार प्लेन बना ले रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट P के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y, ठीक है। तो इसमें से x वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी, x वैल्यू ऐसे आएगी। तो देखो सपोज करो m और n में ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या मैं इसको लिख देता हूँ आसानी के लिए m1 m2, ठीक है, आसानी के लिए m1 m2 लिख देता हूँ ताकि इससे फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज करो ये लाइन P है, पॉइंट P है जो लाइन ए बी को m1 m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखूँगा x वैल्यू कैसे लिखेंगे, x वैल्यू इसकी कैसे लिखेंगे, x वैल्यू लिखेंगे हम लोग m2 हम x वैल्यू लिखेंगे इसकी। अच्छा पहले डिवाइड में लिख लेना, जो भी रेशो गिवन है ना डिवाइड में वही लिख देना m1 प्लस m2, ठीक है। फिर लिखना, फिर यहाँ पर भी वही लिख देना m1 फिर ब्रैकेट फिर प्लस m2 फिर ब्रैकेट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद कर लो, ठीक है। नीचे m1 प्लस m2 विदाउट ब्रैकेट, ऊपर m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट। अब m1 लिखा हुआ है ना, तो m1 के साथ तुम लोग लिख दोगे x2, जो भी यहाँ पर है उसका अपोजिट, 2 है तो क्या लिख दोगे x1, तो बस ये बन गया फॉर्मूला। तो x वैल्यू अब तुम सपोज करो भूल गए, लेकिन तुम्हें रेशो पता है m1 m2 है, तो क्या लिखोगे m1 प्लस m2, यहाँ पर लिखोगे m1 ब्रैकेट प्लस m2 फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब m1 है तो यहाँ क्या लिख दोगे, अब m1 है तो यहाँ लिख दोगे x2, या m2 है तो क्या लिख दोगे x1, सही है।
अब वाई वैल्यू भी इसी तरह लिखोगे। वाई वैल्यू कैसे लिखोगे? वाई वैल्यू लिखने के लिए लिखोगे वाई इक्वल्स टू, नीचे लिखोगे भाई डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, यहाँ पर भी भाई m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट। अब पहले x लिखा था, x की वैल्यू लिखी थी, अब y के लिए क्या लिखोगे? y वैल्यूज लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे y2, यहाँ लिख दोगे y1। ठीक है, तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला था, लेकिन इसकी नोटेशन बुक में जो लिखी हुई है हम वही लिखेंगे। बुक में इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि सपोज करो p कोई पॉइंट है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम लोग x वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर कॉमा y वैल्यू लिखेंगे। दोनों में नीचे m1 प्लस m2 है, कॉमा y में भी नीचे m1 प्लस m2 है। तो मैथ में याद रखना, जब भी दो ब्रैकेट लिखे हुए होते हैं ना और उनमें कॉमा से आ रहे होते हैं, तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू के लिए लिखी हुई होती है, सेकंड वैल्यू के लिए लिखी होती है। अगर सपोज करें यहाँ तीसरा होता तो थर्ड वाले से के लिए लिखी हुई होती है। इस तरह से लिखते हैं, मैथ्स में बस तरीका है लिखने का। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिखूँगा m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट, यहाँ पर भी m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट। अब m1 है तो अगर मैं x वैल्यू पहले लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा x1। सिमिलरली यहाँ पर m1 है तो आ जाएगा y2, m2 है तो y1। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज़ रह गई है, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन बच्चों क्या होता है कि अगर मेरे पास a और b कोई पॉइंट है, a है x1 y1, b है x2 y2, और एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर कोई q, ठीक है, x, y। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा, तब ये पॉइंट इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, m और n में डिवाइड करेगा, या m1 m2 में डिवाइड करेगा। तो बस यहीं से हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बुक में देख लेना, क्योंकि मैं एक्सटर्नल डिवीजन पे इतना फोकस नहीं करूँगा। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंटरनल डिवीजन से ही सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं लेना सर, एक्सटर्नल स्किप नहीं कर रहा। जब इसका कोई क्वेश्चन मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा। अभी के लिए बुक में देख लेना, ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा प्रैक्टिकल। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी, या हो सकता है मैं इसके साथ ही अपलोड कर दूँ, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो एक दफ़ा मैं एक समराइज़ कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। तो एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हो तो तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें सबसे पहले देखनी है? एक देखनी है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा देखना है मिड पॉइंट फार्मूला, तीसरा देखना है इंटरनल डिवीजन, और 4 पे मैं स्टार बना रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों तो तुम लोगों को लाजमी देखनी है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ये रियली यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ें तो आप लोगों को लाजमी देखनी है। ये भी स्किप नहीं करना है, एमसीक्यू के लिए इसका फॉर्मूला देख लेना, बुक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटरनल का, जब एक दफ़ा देखोगे तो तुम लोगों को याद आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले या ये वीडियो देखने के बाद जब तक ये सारे फार्मूलाज अच्छे से ध्यान नशी ना कर लो, आगे नहीं बढ़ना, वरना सब कुछ भूलोगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन देख के तुमने 10 दफ़ा सॉल्व कर दिया। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि तुमने 1 से स्टार्ट किया, 1 अच्छे से हो गया, अब 2 पे गए, तुमने 2 भी अच्छे से कर लिया, तो अब 3 पे नहीं जाओगे, अब तुम वापस 1 से लेकर 2 तक सॉल्व करोगे, 2-3 दफ़ा सॉल्व करोगे, और ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें बुक देखनी नहीं पड़े। फिर अब तुमने 1 से 2 तक सॉल्व कर लिया, अब तुम तीसरे सवाल पे जाओगे, तो अब तुम तीसरा सवाल तुम्हें लगा तुमने अच्छा कर लिया, तुम चौथे पे नहीं जाओगे, अब तुम 1, 2, 3 सॉल्व करोगे, और ऐसे करोगे कि बुक में एक नज़र नहीं देखोगे, सॉल्यूशन को खुद से सॉल्व करोगे। अब तुम तीसरा भी तुम्हें हो गया, अब तुम चौथे पे जाओगे,
चौथा तो मैं होगा, अब तुम पाँचवें पे नहीं जाओगे, अब तुम 1 2 3 4 5 4th ऐसे करोगे सॉल्व। ठीक है, हर दफ़ा शुरू से स्टार्ट करो, इस तरह से प्रैक्टिस करो, मैथ्स की इसी तरह से ही प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ 100 मार्क्स तुम लोगों के आएंगे। और मेरे चैनल पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं हूँ मैथमेटिशियंस, मुझे चेक करके दिमाग का पता है वो क्या चेक करता है, और इतना एक्सपीरियंस है कि तुम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 100 मार्क्स तुम लोग के आएंगे। बस बात इसकी है कि तुम लोग मेरी एक एक बात को फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, और तुम लोग जैसे फ़रिश्ता अल्लाह की बात मानते हैं ना, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, मतलब कि कुछ चूँचा नहीं करते, उसी तरह से ही एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, उसी तरह से जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो मैथ्स के लिए, वो करते रहो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मैथ्स के लिए वो करते रहोगे तो इंशाल्लाह तुम लोगों के 100% मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, अल्लाह हाफ़िज़।